Hello, ninth class. We are continuing the lesson on the story of village Palampur, and I suppose you all have written the question answers which I had sent you. Now we are studying page 5. Will the land sustain? क्या ये लैंड ऐसा ही रहेगा जो पालमपुर का है, जो किसान खेती करते हैं? क्या खेती करते करते लैंड की फर्टिलिटी बनी रहेगी? तो देखो, लैंड क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है और बहुत केयरफुल यूज़ होना चाहिए, क्योंकि एक नेचुरल रिसोर्स है। साइंटिफिक रिपोर्ट्स ने क्या इंडिकेट किया है कि जो हमारे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं उन्होंने क्या करा है? ओवर यूज़ कर दिया है। हमारे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स ने क्या किया है? साइंटिफिक रिपोर्ट्स बताती है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स ने हमारे लैंड को, नेचुरल रिसोर्स को क्या किया? ओवर यूज़ किया है। ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 में हुआ था, जिसमें गवर्नमेंट का ये एम था कि 5 इयर्स के अंदर अंदर हमारे खेतों में अच्छे से, बहुत तेज़ी से अनाज की पैदावार हो, और जितना अनाज वन पीस ऑफ लैंड पे होता था उससे से कम दुगना तिगुना अनाज हो। तो उसके लिए बहुत से मेथड्स, ये हम आप लोगों को ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बता रहे हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन में इसीलिए फार्मर्स ने HYV सीड्स यूज़ की, केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए, और काफ़ी ट्यूबवेल्स जगह जगह गवर्नमेंट की तरफ से खुदवाए गए, और इजी लोन्स दिए गए फार्मर्स को। मतलब फार्मर्स पे और फार्मिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया, जिसकी वजह से रेवोल्यूशन हो गया, बिल्कुल क्रांति आ गई हमारे, हरित क्रांति आ गई हमारे खेती वाले क्षेत्र में, और काफ़ी अनाज की पैदावार होने लगी। और हमारा देश, जो कि कई बार इंपोर्ट करता था, बाहर दूसरे देशों से अनाज लेता था, अब इतना सेल्फ सफिशिएंट हो गया, एक्स्ट्रा अनाज होने लगा कि हम एक्सपोर्ट करने लगे। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन से बहुत सा नुकसान भी हुआ। क्या हुआ कि हमारे फार्मर्स ने बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करना शुरू किया, जिसकी वजह से क्या हुआ? लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी हुआ ड्यू टू इंक्रीज यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स। और जब ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए तो ज़्यादा पानी चाहिए हुआ, ग्राउंड वाटर ट्यूबवेल से ज़्यादा निकाला जाने लगा, जिसकी वजह से वाटर टेबल डिक्रीज़ हो गया। एनवायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर, ये क्या बताया जा रहा है कि ये धरती ने, ये हमारे प्रकृति ने हमें क्या दिया है? सॉइल फर्टिलिटी दी है, उपजाऊ ज़मीन दी है, और ग्राउंड वाटर दिया है, जो बहुत वर्ष लगते हैं, बहुत साल लगते हैं तैयार होने में। वंस डिस्ट्रॉयड, एक बार अगर वो ख़त्म हो गई सॉइल फर्टिलिटी और ग्राउंड वाटर, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उनको रिस्टोर फिर से वैसे ही लाना। इसलिए वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। देखो बच्चों, 9th NCERT की ऑनलाइन बुक तुम लोग डाउनलोड कर लो, और उसमें जैसे हम पढ़ा रहे हैं इसी तरह से तुम लोग पढ़ सकते हो अपने आप। यू रीड द होल लेसन वेरी नाइसली, कम से कम 2 बार। और हर एक चीज़, मैम हम तो आपको बीच बीच में से थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ समझा रहे हैं, जिस्ट समझा रहे हैं, ऑन द होल एक पूरा लेसन समझा दे रहे हैं, बट ईच एंड एवरी लाइन आपको पढ़नी है। यू हैव टू रीड इट। जितनी आप मेहनत करोगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। अब देखो, यहाँ पे एक हम लोगों को पिक्चर दिखाई दे रही है कि पालमपुर विलेज में कल्टीवेटेड लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखो, कहीं बहुत छोटा लैंड है, कहीं बड़ा लैंड है, कहीं चौकोर लैंड है ना, कहीं और छोटे लैंड्स हैं, कहीं और छोटा लैंड है। तो ये मतलब क्या हुआ? कहीं इस तरह का लैंड है, तो
कोई फार्मर्स के पास बहुत ज़्यादा लैंड है और कोई कोई फैमिलीज़ के पास बहुत छोटे छोटे लैंड है। तो जिन फैमिलीज़ तो 450 का अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज़ क्या है, लैंडलेस है, उनके पास लैंड ही नहीं है। मतलब करीब 150 फैमिलीज़ के पास लैंड नहीं है। कुछ फैमिलीज़ के पास बहुत ज़्यादा ज़्यादा लैंड है। रिमेनिंग फैमिलीज़ जिनके पास लैंड है उसमें 240 फैमिलीज़ जो हैं उन छोटे छोटे लैंड है ना, और कुछ के पास बहुत ज़्यादा ज़्यादा लैंड है। तो अब यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, यू ऑल हैव टू रीड दिस। कोई भी चीज़ जो दूसरे कलर के पैराग्राफ में लिखी हुई है वो एक छोटे छोटे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वो आपको ज़रूर पढ़ने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल आपको पढ़ के सुनाते हैं। इन 1960 गोविंद वॉज अ फार्मर विद 2.25 हेक्टर्स ऑफ लार्जली अनइरिगेटेड लैंड। तो गोविंद एक फार्मर था, 1960 की बात है। उसके पास एक बहुत काफ़ी बड़ा सा 2.25 हेक्टर्स का एक लैंड था जिसमें वो खेती, जिसमें पानी वानी बहुत अच्छे से नहीं लगता था, है ना, अनइरिगेटेड था, मतलब वहाँ पानी नहीं पहुँचता था। विद द हेल्प ऑफ 3 सन्स, उसके 3 बेटे थे, उसने लैंड कल्टिवेट किया। दो दे डिड नॉट लिव वेरी कंफर्टेबली, है ना, जबकि बहुत आराम से नहीं जीते थे। फैमिली जो है अपने आप को भरण पोषण कर सकती थी। थोड़ी बिट ऑफ एक्स्ट्रा इनकम भी थी उनके पास, क्योंकि एक बफेलो थी। कुछ साल बाद गोविंद की डेथ हो जाती है और ये लैंड जो है 3 बच्चों में उसके डिवाइड हो जाता है। अब एक जन के पास कितना लैंड हो गया, 0.75। अब चाहे वो कितना भी अच्छा पानी लगाएं या मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज़ करें, गोविंद के बेटे जो हैं अब अपनी जीविका नहीं चला पा रहे हैं। इसलिए दे हैव टू लुक फॉर एडिशनल वर्क ड्यूरिंग पार्ट ऑफ द ईयर। तो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा काम भी इधर उधर देखना पड़ता है ताकि उनकी फैमिली की रोजी रोटी चल सके। अब देखो, जो 60 मीडियम फैमिलीज़ हैं यहाँ पे और लार्ज फार्मर्स हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है ना, और कुछ बहुत बड़े फार्मर्स हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, ये जो गरीब फार्मर्स हैं वो इस तरह से खेती कर रहे हैं, वो इस तरह से कटाई कर रहे हैं, लेकिन और इस तरह से बीज डाल रहे हैं, या अपने बीज नहीं, अपने खेतों में इंसेक्टिसाइड छिड़क रहे हैं, है ना, और इनकी हेल्प से काम कर रहे हैं। लेकिन जो बड़े फार्मर्स हैं वो इस तरह से खेती कर रहे हैं और इस तरह से खेती कर रहे हैं, मतलब वो विद द हेल्प ऑफ मशीन्स कर रहे हैं। तो अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक आया कि आखिर कौन प्रोवाइड करेगा लेबर। लेबर कहाँ से आएगी, बड़ी बड़ी जो फील्ड्स हैं उन पे काम करने के लिए लेबर कहाँ से आएगी। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने डिस्कस किया था लैंड, अब हम लोग डिस्कस करेंगे लेबर। तो देखो, जो बड़े छोटे छोटे फार्मर्स हैं उनके पास तो बहुत छोटी छोटी फील्ड्स होती हैं जिस पे वो खुद ही अपना कल्टीवेट कर लेते हैं, और अब उनके पास समय भी बचता है तो वो मीडियम या लार्ज फार्मर्स के पास जाते हैं। उन लोग इनको हायर कर लेते हैं, मतलब किराए पे, मतलब दिन का उनको पैसा दिया जाता है ना। तो ये फार्म लेबरर्स कहाँ से आते हैं, ये या तो लैंडलेस फैमिली से आते हैं या फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। ठीक है, अब ये जो फार्म लेबरर्स हैं इनका कोई भी हक नहीं होता है किसके ऊपर, जिसको वो कल्टीवेट करते हैं। क्यों, क्योंकि ये दूसरों के लिए काम करते हैं। उसके बदले में, काम करने के बदले में उनको क्या मिलता है, वेजेस मिलते हैं, या कई बार वेजेस जो हैं वो कैश में, मतलब पैसे में होते हैं, या काइन में, मतलब
कि भोजन मिल जाता है या क्रॉप मिल जाता है काम करने के बदले, या मील्स मिल जाती हैं, ठीक है। एक रीजन से दूसरे रीजन में वेजेस वेरी करते हैं, मतलब ज़्यादा या कम मिलते हैं फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। क्रॉप पे भी डिपेंड करता है और काम पे भी डिपेंड करता है, एक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है। जैसे बुआई का सीज़न है या कटाई हार्वेस्टिंग का सीज़न है ना। और फिर उसके बाद उनका ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कितने दिन उनको काम मिल रहा है, ये भी वेरी करता है। देन लेबर को हो सकता है डेली वेजेस पे रखा जाए, है ना, डेली बेसिस पे, या पूरे हार्वेस्टिंग सीज़न के लिए रखा जाए या पूरे साल के लिए रखा जाए। अब हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। दिस इज़ कन्वर्सेशन बिटवीन डाला एंड रामकली। अब देखो यहाँ पे ये डाला है और ये रामकली हैं। डाला अपना रोना रो रहे हैं और रामकली शी इज़ टेलिंग हर्स। तो डाला क्या कह रहे हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड वर्क दीज डेज, ओनली लार्ज फार्मर्स हायर अस, केवल लार्ज फार्मर्स हमें किराए पे ले लेते हैं, एंड टू दैट फॉर, वो भी बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ पीरियड। वी हैव ट्रैक्टर्स फॉर प्लॉइंग हार्वेस्टिंग, और कह रहे हैं कि उन लोगों के पास ट्रैक्टर्स होते हैं, हार्वेस्टर्स, प्लॉइंग, है ना, थ्रेशर्स और थ्रेशिंग, इवन कई बार जो वीड्स हैं उनको भी रिमूव करने के लिए उन लोग स्प्रे कर देते हैं वीडीसाइड। तो इसीलिए क्या है कि इसके ऊपर अभी उधार है 2000 रुपीज़ का, क्योंकि उन्होंने 1000 रुपये पिछले साल लिए थे और कोई भी काम नहीं मिला था, और कैसे मैं रीपे करूँगा, आई हार्डली अर्न इनफ, में मेरे पास 2 जून खाने के रोटी भी नहीं हो पाती है। फिर उसके बाद ये रामकली क्या कह रही हैं, रामकली कह रही है कि घनश्याम जो एक बड़ा फार्मर है उसने अभी अभी हार्वेस्टर ख़रीदा है, बॉट अ हार्वेस्टर, सो वी आर गोइंग टू गेट इवन, इसलिए इस साल और भी कम काम मिलेगा कटाई के सीज़न में। लास्ट ईयर क्या किया, लेस दैन 5 मंथ्स मुझे काम मिला था, दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर, अब मुझे इस बार ब्रिक मेकिंग यूनिट रायगंज में काम ढूंढना पड़ेगा। माई सिचुएशन इज़ नॉट मच बेटर, तुमसे ज़्यादा अच्छी नहीं है, मेरे ऊपर पिछला कर्जा भी चढ़ा हुआ है, पास डेप्ट, और मनी लेंडर्स जो मनी उधार देते हैं वो रिफ्यूज़ कर दिया है उन्होंने कि अब मुझे कोई लोन नहीं देंगे। तो ये हमारे देश के गरीब फार्मर्स की दशा यहाँ बताई गई है कि क्या है। अब देखो कैपिटल नीडेड फॉर फार्मिंग, कैपिटल किसे कहते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझ लो और एकदम ध्यान से सुनो कि कैपिटल, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल। देखो एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि कैपिटल, सपोजिंग हमने किस तीन आदमियों को 500 रुपीज़ दिए, ए बी और सी को। ए ने जाकर बैंक में जमा कर दिए, है ना, 5000 रुपीज़ उसने, जो हमने 5000 रुपीज़ दिए ए ने जाके बैंक में जमा कर दिए। तो उनको 3-4 महीने बाद हर 3 मंथ्स पे जो थोड़ा सा इंटरेस्ट मिला, ब्याज मिला, वो उससे उसके 5000 के थोड़े से और 5000 कुछ 450 रुपीज़ हो गए होंगे उनके। और दूसरा जो बी था उसने घर में जाके अपने लॉकर में रख दिए, लेकिन जो सी था उसने जो 5000 रुपीज़ उसको मिले थे, उसने सोचा मैं इसका क्या करूं जिससे ये पैसा मेरा मल्टीप्लाई हो जाए, थोड़ा बढ़ जाए। तो इसलिए उसने क्या किया कि वो भी एक गरीब आदमी ही है, तो उसने सोचा कि अरे होली का त्यौहार आने वाला है 15-20 दिन में, क्यों ना इस बार एक छोटा सा ठेला लगा लूँ रंग बेचने का, पिचकारी बेचने का, है ना। तो उसने होली कलर्स का और जो पिचकारियाँ होती हैं तो उसका एक छोटा सा उसने 2000 रुपीज़ उसमें इन्वेस्ट किए, और उसको 1000 रुपीज़ का ठेला भी लाना पड़ा, तो उसके इस तरह से 3000 रुपीज़ इन्वेस्ट हो गए। लेकिन 3 दिन के अंदर ही, जैसे ही होली का त्यौहार आया, तो 3 दिन के अंदर ही क्या हुआ कि उसका रंग पिचकारियाँ सब कुछ बिक गई, और
उसके 2000 रुपीज़ जो उसने रंग और पिचकारियों में इन्वेस्ट किए थे, अब उसके 2000 के बन गए 3050 रुपीज़। 1000 रुपये का उसने ठेला लिया था, वो तो उसका अपना है, उसने ख़रीदा था, तो वो ठेला उसका अपने पास ही रहा। तो अब उसने कितने ऐड कर लिए अपने 2000 से 1050 और जुड़े उसके 1500 रुपये और जुड़े, तो उसके अब 5000 के कितने रुपए बन गए, 6500 रुपीज़ हो गए। तो ये जो सी है, इसका जो 5000 रुपीज़ है उसको ही हम कैपिटल कहेंगे, ना कि ए और बी को जो हमने पैसा दिया है उसको कैपिटल कहेंगे। ठीक है, तो नाउ वी विल सी कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, कि ये पैसा जो चाहिए होता है ये कहाँ से आता है। मोस्ट फार्मर्स, ज़्यादा करके जो छोटे फार्मर्स हैं वो बोरो करते हैं कैपिटल अरेंज करने के लिए। किससे? लार्ज फार्मर्स से, या मनी लेंडर्स से, या ट्रेडर्स से। देखो, लार्ज फार्मर्स से लेते हैं, मनी लेंडर्स से लेते हैं, या ट्रेडर्स से लेते हैं, ठीक है, या किसी से ट्रैक्टर उधार ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है अब ये जो एक्स्ट्रा इनके पास पैसे वो होता है, उसका करते क्या है, जो सपोजिंग एक्स्ट्रा उपज हुई उसका क्या करते हैं। ठीक है, तो जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, जैसे सविता है, ये स्मॉल फार्मर है ना, इसने हो सकता है इसका अच्छे से थोड़ा सा अनाज हुआ, तो अब इसने जो उधार लिया है, पहले खाने पीने भर का उसने अनाज अपने पास रख लिया, अब उसके बाद क्या करेगी, वो उधार जो लिया है वो पे करेगी, है ना, जो उसने तेजपाल सिंह से लिया है। अब ये तेजपाल सिंह एक बहुत बड़ा फार्मर है, तो अब तेजपाल सिंह क्या करता है, तेजपाल सिंह जो है उधार भी देता है। अब इसके पास जो एक्स्ट्रा, मतलब काफ़ी उसके पास एक्स्ट्रा अनाज है, वो बाज़ार में बेचता है और उसको अपने बैंक में जमा कर देता है। 1 साल उसने बैंक में जमा किया, और फिर थोड़े दिनों बाद थोड़ा ट्रैक्टर्स के दाम सस्ते हुए, उसने एक ट्रैक्टर ख़रीद लिया, और वो उसके पास हमेशा के लिए हो गया ट्रैक्टर। अब वो उधार पे ट्रैक्टर देने लगा। ठीक है, अब ये जो स्मॉल फार्मर्स हैं, है ना, स्मॉल फार्मर्स हैं, इनके पास तो बहुत कम सेविंग्स होती हैं, लेकिन बड़े फार्मर्स के पास अच्छी सी सेविंग्स हो जाती हैं। अब ये सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स से ये अपना जमा भी कर सकते हैं, इनको बाज़ार में बेच के वो पैसा अपना बैंक में भी जमा कर सकते हैं, एक्स्ट्रा सामान भी ला सकते हैं कुछ, है ना। जैसे तेजपाल हैं, तेजपाल सिंह लाइक अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर सेल सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा फार्म प्रोडक्ट्स, और थोड़ा सा वो सेव कर लेता है, थोड़ा सा वो नेक्स्ट सीज़न के लिए सामान खरीदता है ना, और उसके बाद दे आर एबल टू अरेंज फॉर कैपिटल फॉर फार्मिंग फ्रॉम देयर ओन सेविंग्स। वो अपने फार्मिंग के लिए अगले सीज़न के लिए अपनी ही सेविंग्स में से लगा देता है पैसा। कुछ फार्मर्स जो हैं अपनी सेविंग्स को कैटल ख़रीदने में, ट्रक ख़रीदने में लगाते हैं, या शॉप्स लगाने में। अब देखो, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हम लोग देखेंगे पालमपुर की, जैसे डेयरी है, डेयरी मतलब गाय भैंस पालना। इन लोग ज्वार बाजरा खिलाते हैं, जो इन लोग रेनी सीज़न में ग्रो करते हैं। जो दूध निकलता है उसको रायगंज में बेच देते हैं। और 2 ट्रेडर्स जो हैं शाहपुर टाउन से, उन्होंने कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स खोले हुए हैं, जहाँ पे रायगंज से मिल जाता है और फिर वहाँ से चिलिंग सेंटर में पैक होने के बाद आगे बढ़ा दिया जाता है। अब नेक्स्ट देखो, और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ क्या हैं। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, है ना, छोटे छोटे कोई सामान अपने घरों में ही वो बनाते हैं, जैसे पंखे बना लिए घास से,
है ना, पतेल से पंखे बना लिए। उसके बाद और भी हैं शॉपकीपर्स हैं पालमपुर में, ठीक है, जैसे जो कि राइस व्हीट टी ये सब बेचते हैं, नोटबुक्स पेन पेंसिल, ठीक। और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ क्या हैं, ट्रांसपोर्ट हैं तो ट्रांसपोर्ट में जैसे रिक्शा वाला है, टोंगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स, जो कि लोगों को भी इधर से उधर ले जाते हैं और सामान भी इधर से उधर ले जाते हैं। सो चिल्ड्रन, तुमको लोगों को ये सब जो दूसरे कलर के बॉक्सेस में बने हुए हैं, जैसे ये है, सारे एग्जाम्पल्स भी पढ़ने हैं एंड रीड द लेसन वेरी नाइसली। वी हैव कंप्लीटेड द लेसन। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और देखो यहाँ पे समरी लिखी हुई है, समरी भी पढ़ लेना बाद में। देखो ये समरी लिखी हुई है, इसको समरी को भी पढ़ लेना, ठीक है। एंड लर्न द क्वेश्चन आंसर्स। कॉपी पे वर्क करो और एक दो बच्चे हमको ज़रा पोस्ट कर दो कि देखें तुम्हारा काम तुम लोगों ने कैसे किया है। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे।